अब अगर हमारी ऑपोजिशन पार्टीज पावर में होती तो कहती ये अटैक शायद से आरएसएस वालों ने करा है। शायद नहीं, वो काफ़ी विश्वास के साथ कहती कि ये जो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, ये आरएसएस वालों ने करवाया है। पर रियलिटी कुछ और है। लोग कहते हैं हमारी सरकार और मीडिया सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं टीआरपी के लिए या अटेंशन पाने के लिए, लेकिन क्या ये रियलिटी नहीं है कि पाकिस्तान जैसा देश इन टेररिस्ट अटैक्स के थ्रू हमारे देश में अपनी रेलिवेंसी बना के रखा हुआ है? क्या ये रियलिटी नहीं है कि पाकिस्तान समय समय पे, चाहे वो आर्मी पे अटैक करके या फिर हमारे देश में अलग अलग जगहों पे टेररिस्ट अटैक्स करके हमारे देश में अपनी एक छवि, अपना एक अस्तित्व बना के रखता है? तो अगर पाकिस्तान अपने इन मंसूबों में पिछले इतने सालों में सक्सेसफुल होता आया है, तो फिर ये कहना तो गलत होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और मीडिया सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करती रहती है और जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, जो मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे देश के, उन पे बात नहीं करती है। अब देखिए, वो रेलिवेंट टॉपिक्स अपनी जगह सही हैं। अब चाहे वो एजुकेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये सब टॉपिक्स अपनी जगह सही हैं। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान पाकिस्तान करना गलत है, जो कि हमेशा मीडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या उनकी एजेंसीज पाकिस्तान के बारे में बात करती रहती हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना कि पाकिस्तान के बारे में अगर बात की जाती है समय समय पे, जब पाकिस्तान ऐसे टेररिस्ट अटैक्स करता है इंडिया पे, तब उसके अंदर की जो ईर्ष्या भावना है भारत के प्रति, वो उजागर होती है। एक समय था जब पाकिस्तान भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अच्छी खासी टक्कर देता था, उसकी जीडीपी अच्छे रेट से ग्रो हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत जिस तरीके से ग्रो हुआ है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी हुई है, जीडीपी ग्रोथ जैसी हुई है, अब लगता है पाकिस्तान उससे ईर्ष्या करता है और उसके पास कोई चारा नहीं है इस जेलसी को कम करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट अटैक्स के थ्रू भारत को नीचे लाना चाहता है। फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसे टेररिस्ट अटैक्स होते रहेंगे जब तक पाकिस्तान देश को ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना मुश्किल है, क्योंकि उससे वॉर पे जाने का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उस पे एक बहुत अच्छा खासा हिट आएगा। वॉर्स हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नीचे लेके आती हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जिस जीडीपी ग्रोथ के रेट पे भारत है उससे वो छेड़छाड़ करना चाहती हैं। और मुझे नहीं लगता कि भारत में मुस्लिमों से एक डिस्क्रिमिनेशन या फिर एक लड़ाई बना के रखना हिंदुओं द्वारा ये एक सॉल्यूशन है। देखो, पाकिस्तान तो यही चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान लड़े, और शायद से इसीलिए जब उसको भारत पे अटैक करना होता है, वो एक रेडिकलाइज्ड माइंड जो कि मुस्लिम कम्युनिटीज में ढूंढ कर किसी ना किसी तरीके से उनको शामिल करके भारत पे अटैक्स को इम्प्लीमेंट करवाता है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पाकिस्तान को टेररिस्ट अटैक्स करने से कोई भी गवर्नमेंट हमारे देश में नहीं रोक सकती है। क्योंकि आप और मैं जब ऐसे हजारों अटैक्स प्लान होते हैं तो उनमें से 999 या 998 बार हमें और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि बैक एंड पे उसको रोक लिया गया है। लेकिन वो एक जो अटैक होता है, जो वो करने में सक्सेसफुल होते हैं, उनमें उनकी जीत हो जाती है। और वही आपके और हमारे सामने वो अटैक दिखाई पड़ता है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उस अटैक को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो हाँ, मेरे हिसाब से इन टेररिस्ट अटैक्स को रोकना नामुमकिन है अनलेस अनटिल जो प्रॉब्लम की जड़ है पाकिस्तान, उसको एलिमिनेट किया जाए, विच इज नॉट फीजिबल। एज आई सेड कि एक देश के साथ वॉर पे जाने का मतलब है कि आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उस पे हिट लेना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इसका क्या कारण है कि जब ये टेररिस्ट अटैक्स सक्सेसफुल होते हैं तब हमारे देश का एक ऐसा रीजन है जिसका हमेशा नाम आता है, और वो है कश्मीर। शायद से इसीलिए हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वो पूरे साल एक्टिव रहती हैं कश्मीर में। मेरी अपनी लाइफ में कुछ कश्मीरी
काफ़ी लोगों से इंटरेक्शंस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट बनाने वाली बात है, वो शायद से मेरे अंदर नहीं बन पाता है व्हेन इट कम्स टू ट्रस्टिंग कश्मीरी पीपल। मेरा उसका अपना कारण है, और शायद से मैं ये समझता हूँ कि व्हेन दीज टेररिस्ट्स दे ट्राई टू रेडिकलाइज पीपल, व्हेन दे ट्राई टू पुट एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स इनटू इनोसेंट माइंड्स, हाउ दे गो अबाउट इट, not 100%, but I kind of experienced a part, or maybe a fraction of these conversations once in my life. There was a time during my graduation, I was part of a student program, and one of my colleagues, she was staying in Delhi back then. I knew a lot of people across the nation, be it south, west, east, north. मेरे को अलग अलग राज्यों के लोगों से interact करने का मौका मिला. But this one person particularly kind of blew my mind, because there was one day she told me that her father was coming from Kashmir. She wanted to meet him. उसने कहा कि मेरे father आ रहे हैं, and I don't know Delhi much, तो will you help me go there to that particular place. कोई और भी होता, कोई भी मेरा दोस्त होता जो दूसरे स्टेट से आया है. I mean, there have been instances where my friends from Mumbai, Bangalore, मध्य प्रदेश, they visited Delhi, and जिस किस्म की भी हेल्प या जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन जो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकता था, मैंने वो सब किया है. मैं उस समय भी करता था. सो शी आस्क्ड फॉर माई हेल्प, और मैंने कहा कि श्योर, आई विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर योर फादर इज कमिंग. मैं ना उससे पहले ना उस इंसिडेंट के बाद कभी पहाड़गंज गया था, ना मैं उससे पहले गया था, ना उसके बाद कभी गया हूँ. मुझे तब नहीं मालूम था कि पहाड़गंज जाना है, बट वो जैसे जैसे हम जर्नी कवर कर रहे थे, उसमें जैसे जैसे मैं पास पहुँच रहा था, मुझे बताया जा रहा था डायरेक्शंस के थ्रू, तो मालूम पड़ा कि पहाड़गंज जाना है. और मैं अपनी फ्रेंड को लेके पहाड़गंज गया. वहाँ पे छोटे छोटे से होटल्स हैं. मैं बहुत यंग था, आई मस्ट हैव बीन 20-21, और मैं कभी भी अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे विजिट नहीं करता हूँ. ना उससे पहले किया था, ना उसके बाद कभी किया है. आई डोंट नो, मे बी वी ट्रैवल्ड थ्रू मेट्रो और समथिंग, एंड देन वी गॉट डाउन एट सम मेट्रो स्टेशन एंड वी वॉक डाउन टू दी होटल. मेरे को तब बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं उससे पहले ऐसी जगह पे ना कभी गया था. वो नीचे ढाबा टाइप, रेस्टोरेंट टाइप था ढाबा, और उसके ऊपर वो होटल था. तो वी वेंट टू द फर्स्ट फ्लोर, और वहाँ पे जो वो कॉलीग थी, उसके फादर से मेरी मुलाकात हुई. इंटरेस्टिंगली वो वहाँ पे न्यूज़पेपर छपते हैं, उसका बिजनेस करते थे, और शायद से वो बिजनेस बंद हो गया था. और तो नॉर्मल था, जैसे आप किसी भी दोस्त या किसी भी कॉलीग, किसी भी जानकार के पेरेंट्स, आपके जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, आप उनके पेरेंट्स से आप जब मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? नॉर्मल अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते. मेरे को तो ये था कि उसको मिलना है, दैट ईदर शी विल कम बैक और आई विल लीव आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर फ्यू मिनट्स आई विल लीव. इसी थॉट के साथ मैं वहाँ बैठा हुआ था, और वहाँ से जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, उसने मेरा दिमाग ख़राब किया, और मुझे काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील हुआ उस पूरी बातचीत में. मुझे जब पूछा गया कि क्या मैं कभी कश्मीर गया हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं कश्मीर नहीं गया हूँ. तो उन्होंने वहाँ से बातचीत करनी स्टार्ट की कि कैसे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है. उन्होंने काफ़ी प्रताड़ित किया है सर्टेन पीपल इन द सर्टेन रीजन. वहाँ पे लोग हैं जिनको शिकायत है, जो नहीं चाहते कि जो भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका प्रेजेंस वहाँ रहे. मैं तो हमेशा से इंडियन आर्मी को द इंडियन आर्मी की तरह अपने मन में बैठा के रखता था. स्कूल में भी वैसे ही पढ़ाया लिखाया गया था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस समय भी वही सेम फीलिंग थी, आज भी वही सेम फीलिंग है. बट एक वो जो 20-21 साल का जो बच्चा है, उसके दिमाग में आपने एक ऐसी थॉट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जो कि उसने ना कभी लाइफ में उसके बारे में सोचा था, ना कभी इमेजिन किया था कि ऐसा कोई बात कर सकता है. तो मैं काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था, और मैं वहाँ से निकलना चाहता था. इवेंचुअली आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन. मैं पुश कर रहा था कि मैं उस रूम से बाहर निकलूं, बिकॉज काफ़ी शेडी रूम था वो जो एक 20-21 साल के बच्चे के मन में, जो जहन में जो पिक्चर है, उस पिक्चर के बेसिस पे मैं बता सकता हूँ काफ़ी शेडी था. सो आई वाज ट्राइंग टू गो बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, और मैं
किसी तरीके से उसमें सक्सेसफुल होता हूँ। मैं अपनी कॉलीग को बोलता हूँ दैट आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, आई एम लीविंग, इफ़ यू वांट टू स्टे यू स्टे। बट फिर वही उनके फादर मुझे शायद से और कुछ समझाने बताना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं और स्टे करूँ, बट मैंने चूज़ किया कि मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ और मैं वहाँ से निकला। आई वॉज traumatized, you know. I never came across such kind of thoughts for our Indian Army. तो मैं समझता हूँ कि जब आपको कोई इंडियन आर्म फोर्स के खिलाफ एक थॉट सीड करने की कोशिश करता है अपने माइंड में, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो ही वाज ट्राइंग टू रेडिकलाइज मी और वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, मैंने अपना दिमाग बंद कर लिया था और मैं बस वहाँ से निकलना चाहता था। बट मे बी when these terrorists they try to radicalize someone, conversation कुछ ऐसे ही लाइन पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती होगी, आई एम नॉट श्योर, बट आई जस्ट थिंक कि वो कितने उसका मल्टीफोल्ड उस कॉन्वर्जेशन का होता होगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन उस रेडिकलाइजेशन प्रोसेस को कितनी बार दोहराया जाता होगा। इसीलिए शायद मेरे अंदर उस दिन के बाद से एक जो ट्रस्ट फैक्टर है कश्मीर को लेके वो इट टुक अ बैक सीट। इसीलिए शायद जब ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो जो उसके सस्पेक्ट्स होते हैं जब वो पकड़े जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है, या उनकी फैमिलीज़ को जब पूछा जाता है कि उनको मालूम था कि उनका जो फैमिली मेम्बर है इन सब टेररिस्ट अटैक्स में इन्वॉल्व था, तो वो मना कर देते हैं। या तो कहेंगे वो टेररिस्ट नहीं है, या फिर वो कहेंगे कि हमें भरोसा ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, अब चाहे वो हरियाणा के प्रीचर हों जिनको फरीदाबाद में अपने रेंटेड हाउस में एक्सप्लोजिव रखने के लिए गिरफ्तार किया गया हो, या फिर कश्मीर के शोपियन के मौलवी इरफान अहमद वगैरह हों जिनकी फैमिली का कहना है कि वो इनोसेंट हैं और उनका टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो जो हमारा भाई किस आरोप में गिरफ्तार किया, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। हमें उसके बारे में जो भी पता है मीडिया वालों से खबर देख के वही पता लगा है कि वो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। अब ये भी नहीं पता हमें तो किस बारे में किया है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ना हमसे वो राब्ते में है। राब्ते में तो वो पहले से ही नहीं है, और वो तकरीबन 2005 में यहाँ से गया है, वहाँ पे वो इमामत करता है और वहीं पे वो रहता है बच्चों समेत, सारे बच्चे वगैरह उसके कहाँ वहीं। कहाँ पर रहता है, वो कहाँ इमामत करता है, कितने जो सालों से? अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है, मस्जिद के बगल में ही यूनिवर्सिटी वालों ने उसके लिए मकान बना रखा है। नहीं जी, वो उनके ऐसे मामला से कोई कभी भी किसी भी कोई ताल्लुकात नहीं रहे, और वो कर ही नहीं सकता ऐसा, हमारी जानकारी के मुताबिक तो। देखा आपने, 2005 का अगर वो घर छोड़ा हुआ इंसान 20 साल से अगर फरीदाबाद में रह रहा है और फैमिली वालों के साथ नहीं रह रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं या जो हमारी पुलिस फोर्स है जो कह रही है उसको सरेआम खारिज करना विदाउट नोइंग एनीथिंग। इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर जो भी है वो निर्दोष है या कोई साजिश है, ये हमें मालूम नहीं है। सरकार से मांग यही है जी, अगर निष्पक्ष जांच हो, अगर वो, और उसको अगर कोई किसी भी उसके जो है मामलात में अगर वो है तो जांच सही तरीके से हो जाए, नहीं तो उसको बरी किया जाए। नोटिस कीजिए, इसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि अगर वो इसमें पकड़ा जाए या सही साबित हो तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसका अदरवाइज ज़रूर बोला है कि अगर उसमें वो इनोसेंट है तो उसको छोड़ दिया जाए। आप साइकी समझिए कि हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि अगर कोई घर का कोई गलत काम करता है तो बड़े लोग कहते हैं कि भाई अगर उसने नहीं किया है गलत तो उसको छोड़ दीजिए, और किया है तो उसको मतलब हाँ जो आप सज़ा देना चाहते हैं आप सज़ा दीजिए। यहाँ सज़ा का तो प्रावधान ही नहीं है, सज़ा की तो बात ही नहीं करनी है कि अगर उसने गलती की है, एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें 13 लोगों की जानें गई हैं, उसमें अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये कहने का ऑप्शन तो देते ही नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट्स आपको बहुत रेयर किसी ऐसे टेररिस्ट्स की फैमिली से सुनाई देने को मिलेगी। वो उसको शायद 20 साल हो गए वहाँ पर रहते रहते। वो इमामत करता है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जो, उसमें इमाम है वो। आप लोग कितने भाई है, क्या क्या करते हैं? 5 भाई हैं हम। ऐसे में खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं और इमामत करते हैं। तो यहाँ आपका जो भाई है मोहम्मद मौलाना इश्तियाक, वो कब आया था? घर पर आता जाता रहता था? वहाँ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर आता।
तो आपको लगता है जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके भाई पे, आपका भाई ऐसा कर सकता है? नहीं सर जी, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। उसे खुद ही मालूम नहीं है। वो तो खाना खाने के लिए बैठा था घर पे, वो पुलिस वाला आया तो उसको ले गए वहाँ से। आप पिक्चर पोर्ट्रे देखिए कि इनोसेंट तो प्रूफ करना ही है कि वो इनोसेंट है, कि उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन ये भी जताना है कि कैसे पुलिस फोर्स वाले गलती कर रहे हैं कि वो सिर्फ खाना खाने बैठा था और पुलिस वाले आए, उसको खाना खाते वक्त गिरफ्तार करके चले गए। हमें कुछ पता ही नहीं चला। उसको 18 अक्टूबर को यहाँ से लेकर गए। हमने उनको बोला आप क्यों लेकर गए हो इनको, हमें बताओ इस पे क्या इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा आप डीसी हो, हम बताएंगे आपको। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं बताया है, हमें कोई बात नहीं बताई है कि क्यों क्यों उसको हम पकड़ कर ले गए। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो आपको कब पता चला? हमें 18 अक्टूबर को उसको घर से ही लेकर गए हैं। 9:30 शाम को आए और 10:15 उसको अपने साथ लेकर गए। 4 बजे आया इधर, फिर मुझे अस्पताल ले गया, फिर वहाँ आया, नमाज पढ़ा, हमने खाना खाया, सो गया। फिर पुलिस आए, उसने तलाशी की घर में, फिर उसने बोला मौलवी साहब को हमारे साथ लेना है। फिर कुछ नहीं पता, उन्होंने बोला उसको हम कल छोड़ेंगे, फिर आज तक कुछ पता नहीं। 18 अक्टूबर के आसपास बनपोरा नौगाम एरिया में जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स चिपकाए गए थे, जिनमें पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को थ्रेटन किया गया था। अब अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को धमकाएंगे अलग अलग पोस्टर्स के थ्रू, अगर आप उसमें शामिल हैं और आपको अगर पकड़ा जा रहा है क्वेश्चनिंग के लिए, तो सारी डिटेल्स थोड़ी बता सकते हैं फैमिली को। और ये तो काफ़ी गिवन है कि अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं जहाँ पे आप इंडियन आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस को आप थ्रेटन कर रहे हैं, तो पहले बातचीत की जाएगी, पहले जाना जाएगा, उसके बाद जैसी प्रोसीडिंग होगी फैमिलीज़ को बताई जाएगी। बट मोटा मोटा जो है वो यही है कि ऐसे जब जब इंसिडेंट्स हुए हैं, जब जब टेरर अटैक्स हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ को बताया गया है, तब तब मेजॉरिटी ऑफ दीज फैमिलीज दे हैव डिनाइड the participation of their family members in such terrorist activities। ऐसा majority of the cases में हुआ ही हुआ है। वो उसको 18 तारीख को अरेस्ट किया था। तो कितने बजे, मतलब कौन आए थे? आए थे श्रीनगर से, नौगाम थाने से आए थे। वो 9 बजे आए थे यहाँ से। वो 9:30 आए थे यहाँ और 11:30 निकले थे वो यहाँ से, 10:15 से यहाँ से उठा के ले गया भाई को। हमने उनको पूछा था क्यों, इसका रीज़न क्या है, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ, तो तब से आपको कुछ पता है उनके बारे में? हमको पता नहीं। हम जाते थे मुलाकात करने के लिए, वो नहीं देते थे। कल आज बोलते थे कल आना, कल बोलते थे परसों आना, नहीं देते थे मुलाकात, कुछ भी। हमको उसको पता नहीं है कहाँ पे है, कैसा है। कपड़े लेते थे यहाँ से उसको, वो भी नहीं पकड़ते थे। वो परेशानी होती थी बहुत, ना हमको पता है, अभी भी हमको पता नहीं है हमारा भाई कहाँ पे है। अब यार, अगर आपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा खाना, अच्छे कपड़े या हाइजीनिक लाइफस्टाइल आप डिज़र्व करते हैं। और ऑब्वियसली अगर ऐसी फैमिलीज़ की जो कंप्लेन रहती है कि मिलने को नहीं मिलता है, तो कैसे मिलने को मिलेगा? उसने चोरी चकारी नहीं की है, उसने टेररिस्ट एक्टिविटी की है। दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, उसमें लाल किले के पास अगर बम धमाका होता है, जिसका प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है वो कश्मीर में हुआ है और आप उसके एक पार्टिसिपेंट रहे हैं, तो हाँ, आपको ऐसी सारी डिटेल्स आपको इतनी फ्रीक्वेंटली या फिर आपको अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं देंगी, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलेगा, अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कम से कम 13 लोगों की जान ली है, 20 से ज़्यादा लोगों को आपने घायल किया है, जिसमें मरने वाले मुस्लिम भी हैं, हिंदू तो हैं ही हैं, मुस्लिम्स भी हैं। मैंने देखा था, हमारा फ़ोन भी छीन के ले गए। वो परसों शाम को आए थे, सबके फ़ोन लेके गए। हम किस पे देखेंगे, उसको इल्ज़ाम क्या है? वो जानता नहीं था उसको, ना हम जानते हैं किसी डॉक्टर को। हमको क्या पता, वो जाता था, स्कूल भी पढ़ा था, प्राइवेट स्कूल, और मस्जिद का इमाम भी था। हमको सैटरडे के दिन घर आता था और मंडे को सवेरे जाता था, उसको स्कूल जाना पड़ता था 8 बजे। हाँ, तो कभी कुछ आपको लगा कि ऐसा कुछ एक्टिविटीज? नो। इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप एक दूसरे इंसान की
पर्सनल लाइफ के बारे में 100% आप कॉन्फिडेंट होके कह सकते हैं कि वो किसी डॉक्टर को नहीं जानता था, वो ये एक्टिविटी नहीं करता था या नहीं कर सकता है, वो स्कूल जाता था, फिर मस्जिद जाता था। इसका फ्लिप साइड ये भी तो हो सकता है कि वो ये सब करता था और इतनी उसको ट्रेनिंग वैसे मिली हुई थी कि उसने अपनी फैमिली को ही उसने झूठ बोला। नहीं, ऐसा बंदा ही था नहीं, वो बंदा ऐसा नहीं था, उस पर इल्ज़ाम दिया गया है। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, वो ऐसा बंदा नहीं है। और उन फैमिलीज़ को क्या बोलें जिन्होंने अपना कोई फैमिली मेम्बर खोया है इस बॉम्ब ब्लास्ट में। ये फैमिलीज़ कह सकती हैं कि हमें क्या पता, हमें क्या लेना देना, आपने हमारी फैमिली मेम्बर को आपने अरेस्ट किया है, जब वो है ही नहीं, जब उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया ऐसी एक्टिविटीज़ में, इन टेरर एक्टिविटीज़ में। बट आप पॉसिबिलिटी तो रखो, आप एक पॉसिबिलिटी तो मान के चलो कि वो आपका जो फैमिली मेम्बर है, जो भी वो इंसान है, वो इन एक्टिविटीज़ में व्हाट इफ़ ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट। कोई सज़ा की बात करता ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं कि अगर वो पकड़ा जाए तो उसको यही सज़ा देना, नहीं, कोई सज़ा की बात करता ही नहीं है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीट डिफेंसिव मोड पे होते हैं तब जब आपके मन के अंदर वो ऑप्शन ही नहीं है कि ये जो लोग कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। आप जब मान के बैठे हैं कि ये लोग जो हैं वो गलत काम ही करते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो गलत काम ही करती ही आई है, प्रताड़ित करती आई है, तब आपके दिमाग में ये थॉट इंस्टिल होता है, पनपता है आपके दिमाग में ये थॉट कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर आर्म्ड फोर्स जो करेगी वो गलत ही करेगी। तलाशी ली गई थी, तो तलाशी जो ली गई तो उसमें जो है मतलब वही बात हुई कि मतलब पूछताछ जैसे आप लोग कर रहे हैं वही जो उन्होंने करी, नॉर्मली पूछताछ हुई, कोई कड़ाई सख्ती के साथ पूछताछ नहीं हुई है हमारे साथ। ना हमारे फादर थे उनसे पूछताछ हुई है, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई कि नहीं बयान दिलाया जाए कि नहीं आप कहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, ना पुलिस ने किया, ना ATS वालों ने किया। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर डॉक्टर शाहीन के जो भाई हैं, डॉक्टर शाहीन जो कि लखनऊ से गिरफ्तार हुई, उनके भाई जो कानपुर में रहते हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस आई, उसने कोई सख्ती नहीं की, आराम से क्वेश्चनिंग की उनके भाई और उनके फादर से। और जैसे अभी मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं, वैसे पुलिस ने उनसे सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया। यही शायद से प्रैक्टिस होती भी है ना। अगर आपका या कोई भी एक इंसान जो टेरर एक्टिविटी में शामिल है, उसके परिवार को जब कांटेक्ट किया जाएगा या किया जाता होगा तो पहले तो आराम से ही पूछा जाता होगा ना यार कि क्या आप जानते हैं वो कैसे, उसका लाइफस्टाइल क्या था, कैसे रहता था, क्या रूटीन था, कितने बजे घर आता था, कितने बजे घर जाता था। यही सब तो पहले बेसिक क्वेश्चनिंग होगी। और वो लोग भी समझदार होते हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं जो लोग इंटेरोगेशन या इंटेरोगेशन विल नॉट बी द राइट वर्ड, जो इंटरव्यू करने आते होंगे, वो बॉडी लैंग्वेज से पकड़ सकते हैं कि कब इंसान सच बोल रहा है और कब इंसान झूठ बोल रहा है। मैं नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चन उन्होंने भी करा कि कब से जो है मतलब आना जाना बंद था उनका, कब आते थे, कब जाते थे, बस। और क्या है, वही बात जो मैं कह रहा हूँ वही उन्होंने भी कही होगी। आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो देख लीजिए भाई। वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी, मैंने आज न्यूज़ में दिखा रहे थे, आज तक में दिखा रहे हैं। 4 साल पे हो गए, 4 साल से जो है कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। एक पैटर्न नोट कीजिएगा, जो लोग इन टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं वो अपने घर वालों से डिसकनेक्टेड रहते हैं। वो हरियाणा के जो प्रीचर हैं उनका भी, उनकी फैमिली ने कहा कि 20 साल से ऊपर हो गए घर छोड़े हुए। ये डॉक्टर शाहीन के ब्रदर भी यही कह रहे हैं कि 4 साल से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये एक पैटर्न है। और शायद से जब ये लोग जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं, जब ये रेडिकलाइज करने ढूंढते हैं लोगों को, शायद से ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं जो दे आर नॉट कनेक्टेड टू देयर फैमिलीज़। अब आप कहेंगे कि वो जो कश्मीर की जो फैमिली है, जो मौलवी हैं, वो तो कह रहे हैं कि आना जाना होता था, स्कूल जाते थे, मस्जिद जाते थे। व्हेन यू आर ऑलरेडी देयर, जहाँ पे बेसिकली सब कश्मीर में प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, तो जब आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं तो आपको वैसा ट्रेन भी किया जाता है। दोनों केसेस में आई थिंक ट्रेन किया जाता होगा कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो कैसे ट्रेन करना है, और अगर आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं तो कैसे आपको ट्रेन करना है। वो दोनों चीज़ों की
ट्रेनिंग दी जाती होगी, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डिलीवर होता है ऐसे लोगों पे जिन लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है। कल आपके आपा ने बताया कि हाँ, बताया। कॉल आती थी हालचाल जानने के लिए। हाँ, कॉल भाई वहाँ पे तो वही कॉल तो करेंगे, भाई हूँ मैं तो वही करूँगा, बड़ा भाई हूँ मैं। भाई आप भी बड़े होंगे अपने घर में, तो करते नहीं हैं क्या? छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते होंगे, माँ बाप का ध्यान रखते होंगे, नहीं रखते हैं क्या आप? भाई बताइए। जो IIM पे घर था वहाँ क्या आपका आना जाना था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी गया ही नहीं। हाँ, ये मालूम था कि IIM पे रोड पे घर है उनका, बस। एग्जैक्ट यहाँ तक कि लोकेशन भी नहीं मालूम मेरे को कि वहाँ कहाँ पे है इनका घर। आना जाना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन तक लिमिटेड थी बातचीत। कहाँ रहती थी नहीं मालूम। हाँ, सिर्फ इतना मालूम है कि लखनऊ के इस इलाके में एक घर लेके रहती थी। उसके घर तक नहीं गए कभी, जबकि 2-3 घंटे का रास्ता ही है कानपुर से लखनऊ का। बट आप वही मैं कह रहा हूँ, आप एक पैटर्न देखिए कि जो लोग सिक्लूडेड होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली से दूर होते हैं, ज़्यादातर उन लोगों को अप्रोच किया जाता है, एक इमोशनल कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है और इस इमोशनल कंफर्ट की आड़ में ही उनको रेडिकलाइज किया जाता है। और हम एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, कोई एक कम पढ़े लिखे या फिर छोटे घराने से आए हुए लोगों की नहीं। डॉक्टर शाहीन इज़ अ डॉक्टर, अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन लखनऊ। क्या लगता है आपके भाई बहन को लेकर? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है, जैसा कि मैं पहले ही कहता आ रहा हूँ कि मुझे विश्वास नहीं है बस। जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, क्या कभी ऐसा कुछ लगा आपको कि कोई ऐसी संदिग्ध तरीके से कहीं बातचीत या वो? नहीं। आई अंडरस्टैंड कि विश्वास होना मुश्किल होता होगा, लेकिन अब उनको नहीं पता कि उनको ट्रेन वैसे किया गया कि कैसे फैमिली वालों को ना मालूम पड़े। बट मेरा ऐसा मानना है कि समवेयर फैमिली कुछ तो समझती होगी कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, तभी तो शायद से उनके घर नहीं गए 4 सालों में। वरना अगर कोई घंटे 2 घंटे दूरी पे रहता है तो 4 साल में आप 4 बार तो जाएंगे ही घर पे। बट अगर 4 सालों में घर पे ही नहीं गए हैं, घर ही नहीं देखा है, मालूम ही नहीं है कि कौन से घर में, इस इलाके के इस घर में आपकी बहन रहती है, तो कुछ अनयूजुअल फील हुआ होगा, तभी शायद से नहीं गए। नहीं, गांव से हुआ था। एजुकेशन साथ में रही आपकी लोग की अलग-अलग? नहीं, अलग अलग। मैं थोड़ा सीनियर था उनसे। आज तो हुआ तलाक जो है वो 2012 के लास्ट में जहानाबाद में था, लेकिन मेरा कोई रिलेशन लोकल नहीं था कुछ। हम लोग जाते थे, ऑपरेशन करते थे, चले आते थे, और कुछ नहीं था। नहीं, उस वक़्त कुछ नहीं था। उसके बाद सब एक दौर गुज़र चुका। आप क्या कह रहे हैं? 2012 से लेके 15 तक कितना साल हो गए। अब इस दौरान शायद उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा हो, तो मुझे तो भाई कुछ पता नहीं उसके बारे में। कुछ भी नहीं, मुझे अभी कल पता चला कि वो यहाँ इंडिया में है। नहीं तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ है कोई उनका। आप रहने के दौरान कभी विदेश गई हो? ना, कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं। बुर्का हमने कभी देखा ही नहीं। कभी एक कोने में पड़ा रहता था कहीं। शादी में एक हम लोग का ट्रेडिशन होती है ना कि बुर्का दिया जाता है। बात अभी 1 महीने पहले तक हमसे बात हुई उनकी। 1 महीने शाहीन से। अच्छा, शाहीन से। हाँ। परवेज से कब आपकी? परवेज से हर हफ्ते होती है बात। कल मेरी नहीं हुई इसलिए बात, कल मैं एक शादी में था। हमने कभी ना उनके मुंह से सुना है, ना हम मुजम्मिल को जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग ही ऐसी मिलती है कि फैमिली वालों को इस चीज़ की भनक भी नहीं पड़ पाती है। पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा? दिन टहल गया भाई 3 दिन से। मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ। गोश्त का लोथरा लेके आई हूँ मैं, पूरा बॉडी में ही लेके आई हूँ मैं उसका। तो जुम्मन मोहम्मद एक ई-रिक्शा चालक थे जिनकी मौत हुई इस बॉम्ब ब्लास्ट में। उन 13 लोगों में से एक थे। तो अब शायद इन तीनों फैमिलीज़ को जुम्मन मोहम्मद की फैमिली को बताना चाहिए कि वो उसकी मौत से, इस दुख से कैसे कोप अप करें, इस मौत को कैसे डाइजेस्ट करें, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो लेके चल रहा था उससे कैसे डील करें। जुम्मन मोहम्मद की जो बॉडी सौंपी गई है उनकी फैमिली को, उसमें सिर्फ उनका टॉर्सो था। पुलिस वालों को जुम्मन मोहम्मद का ना ही हाथ मिला, ना दोनों पैर मिले और ना ही सर मिला, सिर्फ टॉर्सो मिला जो कि उनकी फैमिली को दिया गया।
इतने लेवल का ये धमाका था। मेरा छोटा भाई था। कब पता लगा आपके भाई की? मुझे जब पता लगा, मुझे जब लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, जब मुझे पता लगा तो मैंने फ़ोन करा उससे, तो उसका कॉल नहीं लग रहा था, तो मैं घबराने लगी। मैंने घबराने के बाद अपनी भाभी को कॉल करा, मैंने कहा जुम्मन का कोई अता पता है? उन्होंने कहा नहीं, कोई अता पता नहीं। मैं लाल किले पे गई, लाल किले पे जाने के बाद मैंने पूरा छानबीन करा, तो हमें कहीं से कहीं तक पता नहीं चला। उसका जहाँ रिक्शा चलाता था, रिक्शे में वो लगी हुई थी GPS जो होती है वो लगी हुई थी, उसकी GPS का लोकेशन जो होता है वहीं का दिखा रहा था। बॉडी कैसी मिली थी आपको? बॉडी तो हमारे भाई का ना सर था, ना हाथ था, ना पैर था, कुछ भी नहीं था, बस ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये हिस्सा हमारी पहचान हमने इस तरह से करा, जो कपड़ा वो घर से पहन के निकला था उसी कपड़े से हमारे भाई की पहचान हुई है। कितने बच्चे आपके भाई के? हमारे भाई के 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे भाई के, उनकी बीबी भी विकलांग है। ये एक मुस्लिम फैमिली है जो ये टेररिस्ट दिमाग में लेके चलते हैं कि जो हिंदूज़ हैं वो काफिर हैं, उनको एलिमिनेट करना है, या जो भी उनके दिमाग में जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स होते हैं। बट अगर हिंदू काफिर हैं तो मुसलमान फिर काफिर नहीं हुए ना। तो अब एक लॉजिकल माइंड तो ये कहेगा कि मुसलमान अगर काफिर नहीं है तो उनको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन यहीं पे वो रेडिकलाइज्ड माइंड सामने आता है कि दैट इट इज़ नॉट अबाउट द रिलीजन। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं। ये जो आपको सामने सुनाई देता है वो काफिर काफिर सुनाई देता है, लेकिन जो इसका जो करता धरता है पाकिस्तान, यहीं पे पाकिस्तान की ईर्ष्या सामने आती है, जो उसकी जेलसी है इंडिया की ग्रोथ जो उसने देखी है वो सामने आती है कि उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, या फिर सिख मर रहे हैं, ईसाई मर रहे हैं, उनको उसको नहीं फ़र्क पड़ता। वो 2 चीज़ों पे काम करना चाहता है, एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करके लोगों को परेशान करना चाहता है, और दूसरा हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना चाहता है, जिससे जो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन का फोकस जो GDP ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने पे होना चाहिए, उससे ध्यान भटका के जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो आपस में लड़ते रहें, ये पाकिस्तान चाहता है। न्यूज में देखने के बाद क्या करते हैं आपके भाई? कौन? आपके भाई क्या करते हैं? किस सिलसिले में गए दिल्ली? कपड़े का मार्केट करने गया था। किससे गए थे? बस से। तो आप लोगों को जानकारी हुई कि ये इंजर्ड हो गए हैं, भर्ती हैं? हाँ। किसने बताया आपको? मेरी बहन बताई थी। वही रहती है आपको? हाँ, उसके यहाँ से खाना खा के निकला था। घूमने गए थे कि सामान लेने? नहीं, सामान लेने गया था दुकान का। मार्केट तो बंद रहता है मार्केट? नहीं, वो गांधीनगर खुला रहता है। अभी हमारा चचेरा भाई है, वो दिल्ली रह गया था, उसके बारे में जानकारी मिली है। जैसे भी जानकारी कर रहे हैं, न्यूज़ वगैरह से जानकारी मिली है, थाने से जानकारी मिली है, अब हम वहाँ जा रहे हैं। वो क्या बताया गया? जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उसमें तुम्हारा भाई भी ख़त्म हो गया। क्या नाम था मृतक का? अशोक कुमार। क्या काम करते थे वहाँ पर? DTC में कंडक्टर। उसने छोटी बहू ने बताई थी, कैसे ऐसी ये विलास वो हो गया, तो उसमें मेरे लाल का ताता ही पता ही नहीं। मेरे लाल के साथ ये घटना घटी है, मैं क्या करूँ भाई। क्या काम करता था दिल्ली में? वो मिनी मेट्रो चलाता था। कब यहाँ से गया था? वहाँ नहीं रहता था दिल्ली में? 2-2.5 साल पहले गया, वो नहीं यहीं पे रहता था। कल बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले पे। इसकी सूचना मिली है मैं रात को 9 बजे जाकर कि तुम्हारा लड़का खोया हुआ है, वहाँ ब्लास्ट हो गया, ढूंढ चल लिया, मिलना नहीं है। रात को 2-2.5 बजे फोन आया तो वहाँ से खबर आई कि लड़का मिल गया है। किसने बताया कि मिल गया? हमारे अम्मी पापा गए थे और भैया गया था। अम्मी पापा बाद में गए थे, भैया को पता लग गया था पहले। अहाँ के कहाँ से फोन आयल रहे कल? हमरा हिंगे से हम ही के लिए फोन, कहीं से हमरा फोन नहीं आइल, हम ही के लिए हिंगे। अहाँ के बात भेल रहता? हमरा बड़का भाई जी से। की कहलखिन जे आब हमर बेटा दुनिया में नहीं रहला, आर कुछ नहीं। पूछले ने केना भेले, केना की भेले? कुछो बोलबे नहीं केलखिन। जानकारी अब टोला में जे हम सुत रही, हमरा सबेर में जानकारी भेले जे पंकज टोला में बाजे जे एक्सीडेंट भ गेलै। एक्सीडेंट तो जो समाचार वहाँ से अयलै फोन में, तो कहलकै जे डेट कऽ गेलै।
नहीं देखा जाएगा मुझसे। मोटा मोटा समझिए, एक ई रिक्शा चालक, एक कपड़े का व्यापारी, एक डीटीसी का कंडक्टर और एक टैक्सी ड्राइवर। जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू मर रहे हैं कि या मुसलमान मर रहे हैं या कोई अन्य धर्म के लोग मर रहे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और उन 1000 कोशिशों में जब वो एक कोशिश भी सक्सेसफुल होती है तो वो उसमें अपनी जीत मानता है। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसके 4 भाग हैं। एक भाग जो कि कोई भी मीडिया हाउस डिस्कस करता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस पूरे प्रोसेस का एक पार्ट था। नहीं भी हो सकता है, बट क्योंकि मैं रोज़मर्रे की न्यूज़ छानता हूँ और जब मैंने पूरा एक पैटर्न रीड किया तो मुझे वो एक न्यूज़ जो उस पूरे टाइमलाइन के बीच में फिट होती है, वो एक न्यूज़ भी इस पूरे टेररिस्ट अटैक का एक पार्ट लगता है। पहले भाग में हम जो इस टेरर अटैक से 15 दिन पहले जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ कश्मीर में, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जब ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को दिखाई पड़े तो उन्होंने इस अटैक के 15 दिन पहले से ही सर्च ऑपरेशंस चालू कर दिए थे और अलग अलग जगहों पे लोगों को गिरफ्तार करके उनको इंटरव्यू कर रही थी और उसको एक आइडिया लग गया था कि एक अटैक प्लान किया जा रहा है और उसकी जड़ तक पहुंचने की उसने जो कोशिश थी वो चालू कर दी थी। इसके दूसरे भाग में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलके तीनों राज्यों में कुल 8 अरेस्ट किए, जिनमें से 3 डॉक्टर्स थे। इन 8 अरेस्टेड लोगों में से 7 लोग कश्मीर से हैं, जिनमें आरिफ निसार दर उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद दर उर्फ शाहिद, मौलवी इरफान अहमद, ज़मीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी उर्फ मुसैब, डॉक्टर अदील और डॉक्टर शाहीन शामिल हैं। एंड ऑब्वियसली गनी और अदील के फ़ोन में काफ़ी पाकिस्तानी नंबर पाए गए जो कि उनके पॉसिबल हैंडलर्स हो सकते हैं। ये ग्रुप इनक्रिप्टेड चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा था फंड मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन के लिए। इस पूरे टेरर मॉड्यूल ने प्रोफेशनल और एकेडमिक नेटवर्क्स को अपना फ्रंट बनाया और सोशल और चैरिटेबल कॉजेज़ की आड़ में फंड इकट्ठा किए। इसका जो तीसरा भाग है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि जो कोई मीडिया हाउस कवर नहीं कर रहा है, वो है कि उसी दिन उस ब्लास्ट के चंद घंटों पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे, जो कि एक काफ़ी सिक्योर्ड एरिया माना जाता है, वहाँ पर एक आदमी ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। ये इसलिए अनयूजुअल साउंड करता है क्योंकि पहली चीज़ जिसने सुसाइड किया उसने खुद को गोली मारी, और वो भी जंतर मंतर जैसे जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रहती है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि दिल्ली पुलिस ने इस सुसाइड को UAPA एंड एक्सप्लोजिव्स एक्ट के अंदर FIR रजिस्टर की है। ये काफ़ी अनयूजुअल था और इस न्यूज़ के आने के चंद घंटों बाद लाल किले के पास में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। चौथे भाग में वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आता है जब 10 नवंबर की शाम को 6:52 पर डॉक्टर उमर नबी ने वो टेररिस्ट अटैक, वो बॉम्ब ब्लास्ट एग्जीक्यूट किया जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कहा जा रहा है कि जब गनी, अदील और शाहीन ये तीनों लोग गिरफ्तार हुए तो उमर नबी पैनिक कर गया और उसने इस पैनिक में वो बॉम्ब ब्लास्ट इम्प्लीमेंट किया। पुलिस की माने तो ये लोग 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन एनिवर्सरी है उस पे लाल किले को इम्पैक्ट करने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट कैरी आउट करना चाहते थे।
लेकिन क्योंकि धीरे धीरे सब लोग गिरफ्तार हो रहे थे तो उमर नबी पैनिक कर गया और उसने अपनी i20 कार को पहले लाल किले के पास जाके पार्क किया और उसके बाद जब उसे लगा कि वो पकड़े जाने वाला है तो उसने गाड़ी को लाल किले के पास एक रेड लाइट पे ले जाकर डेटोनेट कर दिया। उमर जो एक 28 साल का पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर था, कहा जाता है कि इस बम ब्लास्ट में उसकी जान चली गई। बेसिकली ये एक सुसाइडल अटैक था जिसमें उमर ने अपने आप को डेटोनेट किया विद ऑल दोज एक्सप्लोजिव्स। ऑफिशियल्स की माने तो उमर एक लोनर था जिसका एक एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड था। उसने 2021 में गनी के साथ टर्की की एक ट्रिप की, जिसके बाद कहा जाता है कि उसको गनी द्वारा रेडिकलाइज कर दिया गया। कहा जा रहा है कि टर्की में उमर और गनी की जैश-ए मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर्स से मुलाकात हुई, जिसके बाद भारत वापस आने पे उमर ने गनी के साथ मिलके एक्सप्लोजिव्स जिनमें पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल थे, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया अल फला कैंपस के आसपास और उमर ने वहीं से अपनी हायर स्टडीज़ स्टार्ट कर दी। कहा जा रहा है कि उमर ने ही ये व्हीकल बेस्ड आईईडी को प्रिपेयर किया था और इसके लिए उसने इंटरनेट पे अलग अलग सोर्सेज पे जाकर लेसन्स लिए थे। कहा जा रहा है कि उमर नवंबर 10 को पैनिक कर गया जब उसने टीवी पे देखा कि एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है, जिसके बाद वो 3 घंटे के लिए एक मस्जिद में जाके छुपा और जिसके बाद वो i20 कार को ड्राइव करके लाल किले के पास वाले रेड लाइट पे ले जाके उसने उसको डेटोनेट कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो व्हीकल बेस्ड आईईडी इनकम्प्लीट था, जिनमें श्रैपनल्स डालना भी अभी बाकी रह गया था। ऑफिशियल्स की माने तो उमर 26 अक्टूबर को कश्मीर गया था अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलने और इसी ट्रिप के दौरान उसने उनको बताया था कि वो अगले 3 महीने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। कहा जा रहा है कि वो इस व्हीकल बेस्ड आईईडी को प्लांट करने के बाद कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड होने का प्लान कर रहा था। पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज अपने जांच में जुटी हुई हैं। अभी कहा जा रहा है कि फरीदाबाद पुलिस ने एक रेड इको स्पोर्ट को सीज किया है जो कि उमर के नाम पे रजिस्टर्ड थी। देखिए, हम माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर सक्सेसफुल हो गया है भारत में एक टेररिस्ट अटैक कंडक्ट करवाने में। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी रहती हैं कि हम लोग जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो सेफ़ रहें और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स होते होंगे जो उनको नाकाम करती होंगी, लेकिन ये वही बात है कि जैसा मैंने कहा कि 1000 उन कोशिशों में जब एक कोशिश भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नाकाम होती है तो दिल्ली ब्लास्ट जैसे पाकिस्तान के मंसूबे सामने आ जाते हैं। आपकी क्या राय है इस टेरर अटैक पे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड व्हाट डू यू थिंक how Indian government should reply to Pakistan? Do like and subscribe to the channel for more such videos and share this video with your friends and families if you resonate with this video sentiments. See you in the next video.